जब बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं उस वक्त भी क्या इसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है? इस तरह की बीमारी को पेट में ही डिटेक्ट किया जा सकता है। इसको फीटल इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो हार्ट अटैक के चांस को लगभग 2 से 3 गुना बढ़ा देता है। कई बार लोग जो है इस बात को नहीं समझ पाते। ऑलमोस्ट इस चीज़ को बहुत अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है, बहुत अर्ली ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो दुनिया भर के लोगों की जान को प्रभावित कर रहा है। हृदय रोग और उच्च रक्तचाप। एक और जहां बदलती जीवन शैली, अनियमित खान पान और कम शारीरिक गतिविधियों की वजह से ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो वहीं जरूरी है समय पर इसकी पहचान करना। कैसे हम इसकी समय पर पहचान कर सकते हैं और कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब हम डॉक्टर के परामर्श से अपना इलाज शुरू कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर नीरव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर, हम जानना चाहेंगे कि आज के वक्त में बच्चों में ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही है। बच्चों में, जब बच्चे छोटे होते हैं तभी भी हृदय रोग उनमें हो जाती है, लेकिन जब बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं उस वक्त भी क्या इसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। माँ के गर्भ में ही हृदय रोग को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे हार्ट में छिद्र होते हैं, उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है हार्ट की जिसमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना सही नहीं होगा, उनको बच्चे आगे लाइफ में उस बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने जा रही है। तो इस तरह की बीमारी को पेट में ही डिटेक्ट किया जा सकता है। इसको फीटल इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। तो हार्ट जब बच्चा पेट में है उसी समय उसके हार्ट का डायग्नोसिस किया जा सकता है। कुछ जेनेटिक स्टडी भी की जा सकती है कि बच्चे में कोई बीमारी आगे तो नहीं आ सकती। कुछ ब्लड टेस्ट से भी प्रिडिक्ट हो सकता है। तो बीमारी मतलब बच्चे के जन्म से पहले ही हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये हो सकता है। दूसरी बात कि प्रेगनेंसी के समय जो माँ का खान पान होता है, जो दवाइयाँ होती हैं, रेडिएशन वगैरह का खतरा होता है, उससे बच्चे पर असर पड़ता है। क्योंकि बच्चा उसमें बन रहा होता है, उसका हार्ट डेवलप हो रहा था। उस वक्त अगर कुछ ऐसी दवाइयाँ जो हार्ट के डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करें, वो अगर लेके मदर लेंगी तो बच्चे पर असर पड़ेगा। तो सावधानी पूर्वक लेनी चाहिए दवाइयाँ, और बिना ज़रूरत के तो लेनी ही नहीं चाहिए। जब तक पर्टिकुलरली जो शुरू का 3 मंथ होता है जिसमें बच्चे का हार्ट बनता है, 5th वीक से लेकर 3 मंथ तक, ये फेज जो ऐसा है जिसमें सोच समझ के दवाई लेनी चाहिए। और अगर कुछ हो रहा है तो उसको पहले डिटेक्ट होना चाहिए, और बच्चे के जन्म से पहले तैयारी रहनी चाहिए कि हार्ट का ये डिजीज़ है, उसको हम लोग ऐसे ऐसे ट्रीट करें, पहले से प्लान रहना चाहिए। अब तो दुनिया उस तरफ जा रही है। जी, अब जिस तरीके से नई तकनीकों से हम जुड़ रहे हैं, छोटे बच्चों में भी हम इसे पता कर सकते हैं। लेकिन जब छोटे बच्चों में हृदय रोग की परेशानी हो जाती है, समस्या हो जाती है, तब हम क्या कर सकते हैं? हम चाहेंगे इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। हाँ, छोटे बच्चों में भी हृदय रोग की समस्या हो सकती है। जैसे कि कुछ वाल्व का ऑब्स्ट्रक्शन होता है। एक रूमेटिक हार्ट डिजीज करके बीमारी है जो छोटे बच्चों में होती है। हालांकि अब बीमारी कम होने लगी है, लेकिन उसमें भी हार्ट डिजीज और जॉइंट के पेन होते हैं। उसके अलावा अगर जन्मजात कोई ASD या VSD या छाती में छिद्र है तो वो भी हो सकता है। इसके अलावा प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड से मिल रहा है, इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड से मिल रहा है। इसकी वजह से भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिजीज हैं जो हो सकती हैं। और ज़्यादातर बीमारियों का इलाज है, तो जल्दी डिटेक्शन की है, और जितना जल्दी डिटेक्ट करें उतना जल्दी ट्रीटमेंट होगा, और हार्ट में परमानेंट डैमेज होने से पहले हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं या फिर दोनों एक ही चीज़ें? कई बार लोग जो है इस बात को नहीं समझ पाते। हम चाहेंगे इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों अलग अलग चीज़ है। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट का रुक जाना, यानी कि उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम, हार्ट के अंदर एक डिपोलाइजेशन इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, वो अगर रुक जाए तो हार्ट रुक जाता है और स्टेंट स्टील हो जाता है, हार्ट का कंट्रैक्शन रुक जाता है। इसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। जो हार्ट अटैक है वो बेसिकली हार्ट के तीन नस होते हैं, उस नस में ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक होता है, जिसमें चेस्ट पेन होता है। और हार्ट अटैक का कॉम्प्लिकेशन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक दोनों अलग अलग चीज़ हैं और दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट होना चाहिए।
जैसा कि सर आप बता रहे हैं कि हार्ट अटैक अलग होता है और कार्डियक अरेस्ट अलग होता है, लेकिन आज के वक्त में अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा ये कॉमन होता जा रहा है। खासकर अगर भारतीयों में देखें तो ये बहुत ही कॉमन हो गया है। जाएंगे इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। जो भारतीय हैं उनको एक जेनेटिक ऐसा मेकअप है जिसकी वजह से हम लोग की तोंद पहले निकलती है, हम लोग हार्ट डिजीज के लिए प्रोन हैं। और हम आप देखेंगे यूरोपियन कंट्री या अमेरिकन कंट्री में जो हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं, हार्ट अटैक का जो वो होता है इंसिडेंस होता है, वो उसके कंपेरिजन में इंडिया में 10 साल पहले होता है। अगर वहाँ पे 60-70 के दशक में होता है तो इंडिया में 40-50-60 के दशक में ये होने लगता है। यानी कि हार्ट अटैक उस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है जब हम अपनी फैमिली के लिए कमा रहे होते हैं, जब हम लोग अपने इकोनॉमिक प्रोडक्टिव इकोनॉमी के पीक पे रहते हैं, उस समय हार्ट अटैक होता है। तो हम लोग जेनेटिकली प्रोन हैं, हम लोग को हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा है और हम लोग का खान पान भी इसमें एक हद तक रिस्पॉन्सिबल है, जिसके वजह से हम लोग को ज़्यादा ये अटैक होता है। आपने देखा होगा यूरोपियन कंट्री में हार्ट अटैक के इंसिडेंस कम होते जा रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि जो रिस्क फैक्टर मॉडिफाई कर सकते हैं उन्होंने उस पर कंट्रोल कर लिया है। तो ये वजह है कि हम उन लोग बेहतर हैं। उन लोग के पास प्लेग्राउंड ज़्यादा है, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा खेलते हैं, तो जो वज़न लोअर साइड में है उनके तोंद भी कम निकलते हैं। इसके वजह से उनका 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 लेजिस्लेशन है, ग्राउंड है जहाँ पे लोग खेल सकते हैं। हमारे यहाँ तो पैदल चलेंगे तो सड़क पे एक दूसरे से टकरा जाएंगे, इतनी भी जगह नहीं है। ये बहुत बड़ा वजह है। हम लोग में अवेयरनेस नहीं है हेल्थ फिटनेस के लिए, हेल्थ एक्सरसाइज के लिए, और समय भी नहीं देते हैं, जबकि इसको बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको हम लोग को देना चाहिए समय। कम शारीरिक गतिविधियां और अनियमित खान पान इसकी एक मुख्य वजह है सर। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि बीपी भी इसका एक मुख्य वजह है, उच्च रक्तचाप की वजह से भी हार्ट अटैक आता है। क्या ये सही है सर? बिल्कुल सही है। ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो हार्ट अटैक के चांस को लगभग 2 से 3 गुना बढ़ा देता है। और अक्सर हम लोग ब्लड प्रेशर को इग्नोर करते हैं और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर लॉन्ग टर्म में हार्ट अटैक करा देता है। तो सिंपल चीज़ जिसको एक टैबलेट से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम लोग कंट्रोल करने के बजाय और मतलब मुसीबत मोल लेते रहते हैं, इसको कंट्रोल नहीं करते और अल्टीमेटली हम लोग एक ऐसे दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं जो खतरे से भरा हुआ है। आज के वक्त में हमारा जिस तरीके का खान पान है सर, वैसे में कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी ज़्यादा लोगों का बढ़ जाता है और लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। क्या बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी इसका एक वजह है? हाँ, लगभग 25 से 30% हार्ट अटैक में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल रिस्पॉन्सिबल होता है। कोलेस्ट्रॉल 2 वजह से बढ़ता है। एक तो कि जेनेटिक हम लोग के लीवर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है कोलेस्ट्रॉल, कुछ जीन में ऐसा होता है। तो इंडियंस में ये जीन काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो अर्ली एज में हार्ट अटैक का चांसेस रहता है। कुछ लोगों को 15-16 के एज में भी हार्ट अटैक हो सकता है अगर फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरेमिया है। दूसरा वजह है कि अगर हम लोग खान-पान में बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट लें, जैसे मटन, मीट हो गया या घी की चीज़ें हो गई या बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ हो गया, तो इससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। फिजिकल इनएक्टिविटी से बढ़ता है, मोटापा से बढ़ता है। ये सब वजह है कोलेस्ट्रॉल के बढ़े होने का, और कोलेस्ट्रॉल एक इम्पॉर्टेंट कारण है हार्ट अटैक। सर जैसे कि आपने बताया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉमन जो कारण है ये, लेकिन क्या कोई ऐसा सिम्टम है जिससे हमें ये पता चल सके कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हमें डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए? हाँ, ये सिम्पटम नहीं है अनफॉर्चुनेटली, कुछ साइन होते हैं, जैसे कि आँख के ऊपर वाइट जैसा परत अगर चढ़ रहा है तो ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकता है। आँख के नीचे भी हो सकता है, जो कॉर्निया के चारों तरफ डिपॉजिट होता है वाइट जैसा, तो वो भी एक कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। सिम्पटम कम, साइन कम है, मतलब बहुत कम है, लेकिन ये डैमेज बहुत करते रहता है, ये डिपॉजिट होता रहता है हार्ट के आर्टरी में और हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ा देता है। तो उन लोगों को ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है जिनकी फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में माँ बाप भाई बहन में किसी को अगर हार्ट अटैक हुआ है, और मेल के केस में अगर ये 55 से पहले में हार्ट अटैक हुआ है, फीमेल के केस में अगर 60 के पहले हार्ट अटैक है, तो इन लोगों के फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में उनके मदर फादर बच्चों में हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उनको ज़रूर कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़े रहने की वजह से तो अटैक नहीं आ रहा है। अगर ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मान लीजिए कि 15-16 साल में भी डिटेक्ट हो रहा है, अगर हम लोग ट्रीटमेंट शुरू करें तो हार्ट अटैक के चांस को कम कर सकते हैं। तो हम लोग को कोलेस्ट्रॉल के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, खाने के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए और एक्सरसाइज के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। अगर हार्ट डिजीज़ की बारे में बात करें सर, तो हार्ट डिजीज़ का किस तरीके से हमें पहले से पता चलेगा और क्या कुछ प्रिकॉशंस हमें रखने की ज़रूरत है? हार्ट डिजीज़ मल्टीफैक्टोरियल होता है। मल्टीफैक्टोरियल मतलब बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है।
तो हार्ट हार्ट डिजीज़ में इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, जैसे हमने डिस्कस किया, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। दूसरा चीज़ कि ट्रांस फैट अगर बहुत ज़्यादा लें मटन वगैरह तो उससे भी हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं। जिनको डायबिटीज़ है उनको 3 गुना ज़्यादा चांस रहता है हार्ट अटैक होने का। जो स्मोकर हैं उनको भी 2 से 3 गुना ज़्यादा हार्ट अटैक का चांसेस रहता है। जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में हार्ट अटैक हुआ है, उनको भी हार्ट अटैक के ज़्यादा चांस हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट कारण है। अदर इम्पोर्टेंट कारण है जैसे कि बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर, बहुत ज़्यादा फिजिकल इनएक्टिविटी। आजकल हम लोग टारगेट के पीछे भागे रहते हैं कि हमें टारगेट पूरा करना है, उतना ही स्ट्रेस रहता है, नींद अच्छे से नहीं लेते हैं और योगा वगैरह तो भूल ही जाइए। तो ये सब जो स्ट्रेस है ना, ये भी हार्ट अटैक का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम लोग ऑफन इग्नोर करते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ियर, बहुत ज़्यादा घबराहट, बहुत ज़्यादा एंग्जायटी, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, ये सब हार्ट अटैक के लिए प्रोन करता है। तो इसके अलावा जैसे कि कुछ और चीज़ें हैं, कोलेस्ट्रॉल में एक फैक्टर है, ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से भी हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं। बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें खाने से भी अटैक के चांसेस रहते हैं। तो ये ज़रूरी है। और जहाँ तक लक्षण की बात है, अगर किसी इंसान को पहले बिल्कुल सिम्पटम नहीं था, अब अगर उसको चलने में साँस फूलने लगा, सीढ़ी चढ़ने में साँस फूलने लगा, या अगर चलने में सीने में भारीपन हो रहा है, या एक्सेसिव वीकनेस फ़ील कर रहा है, या चलने में ऐसा लगता है कि बहुत थक गया, और ये नई सिम्पटम है, पहले नहीं थी, तो ये सब लक्षण है अर्ली कि ये हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर किसी को बैठे-बैठे दर्द हो रहा है, दर्द इतना ज़्यादा कि वो फ़ील कर रहा है कि वो अच्छा नहीं है, उसके अलावा उसके वो दर्द बाएँ साइड में भी जा सकता है, गर्दन के ऊपर वाले भाग में भी जा सकता है, इवन पेट के ऊपर वाले पोर्शन में भी वो दर्द जा सकता है, मतलब रेफ़र हो सकता है। तो ये जो पेन है और रेफ़रेंस जो अलग-अलग ऑर्गन में है, ये इम्पोर्टेंट लक्षण है। ये जैसे ही किसी इंसान को हो कि वो ये इस तरह का फ़ील कर रहा है, तो उसको इमीडिएटली अपने नज़दीक के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर बात करें सर, तो हार्ट डिजीज़ में जो इलाज के लिए एंजियोप्लास्टी करते हैं या छल्ला लगना, वो क्या होता है सर? हम चाहेंगे इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। हाँ, जिनको 2 तरह की एंजियोप्लास्टी होती है, एक प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, एक नॉर्मल एंजियोप्लास्टी जो होती है। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी का मतलब ये हुआ कि हार्ट अटैक हुआ और 12 से 24 घंटे के अंदर उस आर्टरी को खोल दिया गया। अगर उस आर्टरी को खोल के उसमें स्टेंट लगा दिया गया या छल्ला लगा दिया गया, तो ब्लड फ्लो रिस्टोर हो जाता है। तो उस इंसान के मरने के चांसेस या उन कॉम्प्लिकेशन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ये सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है हार्ट अटैक को ट्रीट करने का। हालाँकि अनफॉर्च्यूनेटली हर जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब तो ये है कि अगर हार्ट अटैक हुआ, आप रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, तो जितना जल्दी अगर एंजियोप्लास्टी कर दिया जाए, जितनी जल्दी उसमें छल्ला डाल दिया जाए या स्टेंट लगा दिया जाए, तो अटैक के कॉम्प्लिकेशन उतना कम हो जाते हैं, और जितना जल्दी डाला जाएगा, हार्ट के टिश्यू मरने की संभावना भी उतनी ही कम है। तो हम लोग को जल्दी से जल्दी इसे करना चाहिए, 12 से 24 घंटा के बाद करने से भी फ़ायदा नहीं होगा। तो ये प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है। और जो नॉर्मल एंजियोप्लास्टी ये होती है कि अगर 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज है, उस इंसान को चलने में, सीने में भारीपन हो रहा है, या फिर दवाई के बावजूद भी सीने में भारीपन हो रहा है, तो फिर उसमें स्टंट या एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत होती है। अगर ब्लॉकेज कम है, फोकल ब्लॉकेज है, तो एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है। यानी कि सिम्पटम हो इवन आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। अगर मेडिसिन के बावजूद में दिक्कत हो रहा है, तो उसमें उसको फिक्स किया जा सकता है। ये एक मेथड है जिससे हम लोग ब्लॉकेज को 90% से 0% कर सकते हैं, नॉर्मल फ्लो कर सकते हैं एंजियोप्लास्टी से। तो जिनकी भी ब्लॉकेज है, सिम्पटम है और दवा ले रहे हैं उसके बाद भी सिम्पटम है, तो फिर उनको लगना चाहिए एंजियोप्लास्टी। ये नॉर्मल एंजियोप्लास्टी हुआ। यानी कि सर, हर ब्लॉकेज में ज़रूरी नहीं है कि एंजियोप्लास्टी होगा ही। बिल्कुल सही। एंजियोप्लास्टी होनी ही नहीं चाहिए। अगर 70% से कम का ब्लॉकेज है, तो उसमें एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं है। 70% से ज़्यादा का ब्लॉकेज है और सिम्पटम है विथ मेडिसिन, तब फिर एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई ब्लॉकेज क्रिटिकल है, मान लीजिए कि वो ब्लॉकेज 90% से ज़्यादा है, हार्ट अटैक का खतरा है, तो उसमें लगना ही चाहिए। फिर तो उसमें वेट नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी हो लगाना चाहिए। आज के वक्त में सर, एक और परेशानी है जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, और उसी परेशानी से लोग बीपी के शिकार भी हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर की ही। तो ये किस तरीके से लोगों को समस्या में डालता है, और इसकी पहचान हम पहले से कैसे कर सकते हैं सर? हाई ब्लड प्रेशर यूजुअली, अगर ब्लड प्रेशर 140/90, मतलब ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 है और डायस्टोलिक 90 से ज़्यादा है, तो ये हाई ब्लड प्रेशर का है। यूजुअली बहुत कम लोगों में लक्षण होता है, जैसे कि सवेरे-सवेरे उठ रहे हैं और सर के पीछे वाले रीजन में अगर दर्द हो रहा है, या हेडेक हो रहा है, या कभी-कभी चलने में साँस फूल रहा है, ये सब हाई ब्लड प्रेशर के बढ़े रहने की वजह से हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं सर कि उन्हें लगता है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, वो बीपी की दवा लेना शुरू कर देते हैं और कंटिन्यू करने लगते हैं बिना डॉक्टर को दिखाए, बिना डॉक्टर से पूछे। ये कितना हद तक सही है सर? पहला कि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा है तो उसका रेगुलर मॉनिटरिंग ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कंसिस्टेंटली 140 से 90 के ऊपर है तो ब्लड प्रेशर की दवा लेनी चाहिए। प्लस अगर ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं तो बहुत तरीके की दवाइयाँ आती हैं, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, एसी इनहिबिटर, एआरबी, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। उसमें से जो उस इंसान के लिए एप्रोप्रिएट है, जैसे कि किसी को अगर किडनी का भी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो उसकी अलग दवाई होगी। अगर किसी को सिंपल ब्लड प्रेशर और घबराहट भी है तो उसकी अलग दवाई होगी। यानी कि इस अमॉन्ग जो मेडिसिन है उसमें चूज करना चाहिए, वो सिर्फ एक्सपर्ट ही कर सकते हैं, खुद से तो शुरू नहीं करना चाहिए। हाँ, ऑब्जर्वेशन ब्लड प्रेशर का खुद से करना चाहिए। आपने जैसे बताया कि किडनी की भी परेशानी अलग होती है इसमें। कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग का ये कहना होता है कि हमें बीपी हो गया है, हम कंटिन्यू दवा ले रहे हैं तो हमारा किडनी फेल हो सकता है। ये सही है क्या? नहीं, सच्चाई इसके उलट है। अच्छा। सच्चाई जो है ये इसके उलट है। ये मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो किडनी को डैमेज करता है। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिजीज करता है जो हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे कि बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर ब्रेन में नस फटने का बहुत प्रमुख कारण है, ऑलमोस्ट सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, बढ़े हुआ ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी फेलियर हो सकता है। डायबिटीज़ के बाद ये सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है रीनल फेलियर का, किडनी के फेलियर का। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट कारण है रीनल फेलियर का। अगर हम लोग ब्लड प्रेशर को ट्रीट करें तो किडनी का फेलियर भी बेहतर होगा। तो ये सोचना कि मेरा किडनी फेल हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। किडनी में प्रोटेक्शन होगा, पैरालिसिस के चांसेस कम हो जाएंगे, हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे, हार्ट फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे, अंधापन का चांसेस कम हो जाएगा। तो ये गलत सोचना है कि हम दवा खाएंगे तो और इससे मुसीबत हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं सर कि बीपी से जो है अंदर ही अंदर एक अलग परेशानी जो है वो जन्मने लगती है। जैसा आपने बताया कि किडनी की परेशानी तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। क्यों सर ऐसा? साइलेंट किलर हम लोग ब्लड प्रेशर को बोलते हैं क्योंकि ये सिम्टम, मैंने बताया कि सिम्टम मुश्किल से 2 से 3% लोगों में ही होता है। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर डैमेज करते रहता है, आँख में, किडनी में, ब्रेन में, हार्ट में, हर जगह डैमेज करते रहता है। इसलिए साइलेंट किलर बोलते हैं। ये सीधी लक्षण नहीं देता और मुसीबत खड़ी कर देता है। तो हम लोग को ये समझना होगा कि ये पोटेंशियली डेंजरस कंडीशन है, इसलिए इसको नाम ही दिया गया है साइलेंट किलर। कई बार सर प्रेगनेंसी के दौरान भी महिलाओं का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी होती है। अगर ऑपरेशन करना हो तभी भी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर परेशान करता है, तो इसे किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है सर? अब तो कंसेप्ट आ गया कि प्रेगनेंसी में भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ तो उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है और उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ऐसा करके हम लोग अनइवेंटफुल प्रेगनेंसी कर सकते हैं। हम लोग बच्चे का भी सेहत बचा सकते हैं और मदर का भी सेहत बचा सकते हैं, दोनों इम्पॉर्टेंट है। और एक पोटेंशियली डेंजरस कंडीशन है, प्रेगनेंसी के दरमियान ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए। और कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो बच्चे पर असर नहीं डालती हैं, तो ऐसी दवाइयों को देना चाहिए। तो एक्सपर्ट की ज़रूरत है, एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत है और बीच बीच में फ्रीक्वेंट फॉलोअप की ज़रूरत है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे और कॉम्प्लिकेशन ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सर हम ब्लड प्रेशर की दवा शुरू कर चुके हैं और बीच में छोड़ना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है कि हम कंटिन्यूटी रोक सकें? ये सच्चाई क्या है कि अगर हम लोग अपना वज़न कम कर लें, अगर हम लोग अपना तोंद कम कर लें, 4 से 5 किलोमीटर वॉक करने लगें, योगा करने लगें, हेल्दी लाइफ, इसको हम लोग लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन कहते हैं। नमक को कम कर दें, नमक मतलब 5-6 ग्राम से ज़्यादा ना खाएँ, फ्रूट्स का इंटेक बढ़ा लें, डेयरी प्रोडक्ट का इंटेक बढ़ा लें, ग्रीन वेजिटेबल सलाद वगैरह अगर हम लोग बढ़ा लें, तो डेफ़िनेटली जो ब्लड प्रेशर है वो घटने लगता है। अगर आप वेट कम करना शुरू करेंगी, तो वज़न कम होने लगेगा और दवाई भी हट सकती है। बहुत सारे पेशेंट जो नियमित और संयमित लाइफ लीड करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है, हम लोग दवा हटा लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है 3-4 दवाई से शुरू किए, अच्छे लाइफ़स्टाइल रखे, धीरे-धीरे दवाइयाँ कम होने लगती हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है दवाइयाँ बढ़ने लगती हैं अगर आपका वज़न बढ़ रहा है तो। तो हम लोग ये मान के चलें कि दवाइयाँ ज़्यादातर केसेज़ में लेनी पड़ेंगी, सिर्फ़ उनका दवाई हट सकता है जो संयमित लाइफ लीड करते हैं। जैसे आपने दवाई बंद की, जैसे आज आपने बंद की, कल से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और लोग को ये पता नहीं चलता क्योंकि सिम्पटम नहीं देता और वो लोग रेगुलर चेक नहीं करते, इसलिए और ज़्यादा मुसीबत होती है। दवा तो बंद नहीं करना चाहिए, एक्सपर्ट के सजेशन में रहना चाहिए और अकॉर्डिंगली ब्लड प्रेशर की दवा घटानी या बढ़ानी चाहिए, जैसे कि कंडीशन है, प्लस लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करना चाहिए।
बहुत से ऐसे लोग हैं सर जो आज के वक्त में अपने घर में ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन रखते हैं, घर पर टेस्ट करते हैं और फिर अपने से ही अगर बढ़ा हुआ है तो दवा ले लेते हैं, कभी कभी डबल डोज भी ले लेते हैं कि कंट्रोल हो जाए। क्या ये सही है या फिर डॉक्टर से विजिट करना, डॉक्टर के पास जाकर बताना ज़रूरी है? ये दरअसल 2 पहलू हैं इसमें। एक तो कि इसको हम लोग होम मॉनिटरिंग कहते हैं। डेफ़िनेटली होम मॉनिटरिंग ज़्यादा सुपीरियर है। आप डॉक्टर के पास जाती हैं, क्लिनिक में जाती हैं, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसको हम लोग व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं और लगभग 30% लोगों में ऐसा होता है। तो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उस पे अगर दवा हम दे दें, तो और ब्लड प्रेशर घर में और डाउन हो जाएगा। तो घर की मॉनिटरिंग ऑलवेज़ बेटर होती है, खाली प्रॉपर वे में ली जाए। जैसे कि बीपी इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक है, वो भी बुरा नहीं है। उसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उसको हार्ट के लेवल पे रखें, ऐसा नहीं कि नीचे रख दी और ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं। हार्ट के लेवल पे बीपी जो मॉनिटर है, कफ प्रॉपर्ली वो होना चाहिए और लगभग 2.5 सेंटीमीटर एंटीकोवैटल फोसा के ऊपर होना चाहिए। और इसको कम जब आप ब्लड प्रेशर ले रहे हैं तो गप-सप नहीं करना है, उसके जस्ट पहले स्मोकिंग नहीं करनी है, चाय नहीं पीना है, कम से कम 5 मिनट बैठ जाएँ, तब ब्लड प्रेशर लें और 3 रीडिंग लें। 3 रीडिंग आपको लेनी चाहिए और 3 रीडिंग में जो लोएस्ट रीडिंग है उसको लिखना चाहिए। बेसिकली वो बेस्ट रीडिंग है। तो ऐसा हम लोग घर में हैं, चूँकि अपना मशीन है तो 2-3 बार भी कर सकते हैं। उसका एक चार्ट बनाना चाहिए। जब भी डॉक्टर से आप मिलने जाएँ तो चार्ट लेके जाएँ। उनको दिखाएँ कि ये ऐसे-ऐसे ब्लड प्रेशर है, तो डॉक्टर के लिए भी बेटर एक्सपीरियंस रहेगा और वो ज़्यादा बेहतर वे में मॉनिटर कर पाएगा ड्रग को। बढ़ा दे या घटा दे, दोनों चीज़ घर के मॉनिटरिंग पे होनी चाहिए। ये ज़्यादा बेटर वे है हम लोग ट्रीट करने का। कई बार सर लोगों को ये भी परेशानी होती है कि जो लोग घर पर टेस्ट नहीं कर पाते हैं और डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो जब तक वो पहुंचते हैं ट्रैवल करके और खुद भी टेंशन में रहते हैं, तो और भी ज़्यादा जो बीपी रहता है वो और भी बढ़ जाता है और फिर उसी टेस्ट के दौरान ट्रीटमेंट भी चलता है, तो उससे भी एक अलग परेशानी हो जाती है। हम चाहेंगे इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले सर। हाँ, ये ब्लड प्रेशर जो है 2 तरह का ब्लड प्रेशर होता है, मतलब 2 तरह का इरोनस रीडिंग ऑफ ब्लड प्रेशर है। एक तो है मैंने बताया कि व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, डॉक्टर के यहाँ गए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। एक ब्लड प्रेशर ऐसा होता है कि घर में बढ़ा रहता है, डॉक्टर के पास नॉर्मल हो जाता है। तो उस सब ब्लड प्रेशर को होम मॉनिटरिंग से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम और होम मॉनिटरिंग हर इंसान को करनी चाहिए। मान लीजिए ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, घर में मशीन नहीं है, आपको पता ही नहीं चल रहा है, ये सिम्पटम तो देता नहीं है, तो बेहतर है कि घर में भी मॉनिटरिंग हो और लोग मॉनिटर करें इसको और ट्रीटमेंट के लिए सजग रहें, वो ज़रूरी है। अगर हम दवा ले रहे हैं सर और फिर भी हमें सुधार नहीं लग रहा है, कई बार लोग ये करते हैं कि बीपी की दवा तो लेते हैं और नहीं पता चल पाता है, कई बार डबल डोज ले लेते हैं। डबल डोज कितना नुकसान कर सकता है सर? हाँ, डबल डोज़ अगर ले रहे हैं और ब्लड प्रेशर कम हो गया तब निश्चित रूप से नुकसानदायक है। ब्लड प्रेशर अगर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 100 या उससे भी नीचे चला गया तो आपको चक्कर आने लगेगा, गिरने का संभावना रहेगा, किडनी पे खराब असर होगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो बेहतर है कि उस वक़्त नमक पानी का घोल मिला के पिएँ या इलेक्ट्रोल पाउडर पानी का घोल मिला के पिएँ, तो वो उससे मुसीबत से बच सकते हैं और इमीडिएटली कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप देख रहे हैं ब्लड प्रेशर बहुत कम है। उसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है, एक तो ओवर ट्रीटमेंट भी है, लेकिन अगर हम लोग गर्मी में निकले तो सोडियम का लॉस हुआ, उसके वजह से भी ब्लड प्रेशर गिर सकता है। मौसम के बदलने से भी ब्लड प्रेशर का चेंजेज़ आता है। इवन हमारे इमोशन और गुस्सा और वो से भी ब्लड प्रेशर चेंज होता है। तो मतलब ब्लड प्रेशर चेंज है और कंसिस्टेंटली है, आप नापे थोड़ी देर के बाद फिर नाप रहे हैं, उसके थोड़ी देर के बाद फिर नाप रहे हैं और हर बार घटा हुआ है तो डेफ़िनेटली इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। लो ब्लड प्रेशर भी किसी भी तरह की परेशानी को बढ़ाता है क्या सर? हाँ, हाँ, बिल्कुल, लो ब्लड प्रेशर जैसे कि चक्कर आ सकता है, बेहोशी जैसा फ़ील कर सकते हैं, गिर सकते हैं और किडनी पे भी खराब असर डालता है ना? और इवन हार्ट पे भी खराब असर डालता है, तो लो ब्लड प्रेशर हम लोग अवॉइड करना चाहिए। कई बार सर प्रेगनेंसी के दौरान लो ब्लड प्रेशर से महिलाओं को बहुत परेशानी होती है। ओआरएस के घोल तो लेती है लेकिन जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। ऐसे में क्या करना चाहिए सर? प्रेगनेंसी में अगर लो ब्लड प्रेशर है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वजह है, उसमें इंटेक लोग कम कर देते हैं। लेडीज़ पानी कम पीती हैं या सॉल्ट इंटेक कम कर देती हैं या हो सकता है जो मेडिकेशन चल रहा है उसके वजह से भी हो रहा हो। तो वो देखने की ज़रूरत है और रिव्यू करने की ज़रूरत है। और इंडिया में पर्टिकुलरली बिहार में लोगों का ब्लड प्रेशर कम ही रहता है, 100, 110 इसी के आस-पास रहता है। खासकर तो हम महिलाओं में। हाँ, महिलाओं में तो जी। उस अगर वो सिम्पटम नहीं है तो बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिहार में बहुत कॉमन है और बहुत इम्पोर्टेंट कारण है वो खाना खुद से कम कर दी, न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले रही हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वगैरह भी एक वजह हो सकता है, टेम्परेचर के चेंजेज़ की वजह से। हार्ट डिजीज़ की अगर हम बात करें सर, तो
जिस तरीके से बढ़ते वक्त के साथ ये बीमारी और भी कॉमन हो रही है, तो जब हम शुरुआत में इसके लक्षणों का पता कर लेते हैं तो कितना प्रिकॉशन रख करके बच सकते हैं और क्या इससे छुटकारा पा सकते हैं? हाँ, ये ऐसी बीमारी है, ये अगर डिटेक्ट हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट है। जी। बहुत सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट ही नहीं है, इसका ट्रीटमेंट है। हम लोग समय पे डिटेक्ट कर सकते हैं, डिटेक्ट करने के बाद ट्रीट कर सकते हैं और इवन कुछ हो भी जाता है, अटैक हो भी जाता है, तो सबका ट्रीटमेंट है और हम लोग टेक्नोलॉजी के पीक पे हैं, चरम पे हैं। ऑलमोस्ट चीज़ को बहुत अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है, बहुत अर्ली ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है और ये पोटेंशियली डेंजरस कंडीशन है, खाली अवेयरनेस नहीं होने की वजह से दिक्कत है। अदरवाइज़ लोग अवेयर रहें अपने सिम्पटम और लक्षण के बारे में, तो इसको ट्रीट किया जा सकता है। हम लोग डेफ़िनेटली इसको कंट्रोल कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। हार्ट अटैक की बात करें सर, तो कितने हार्ट अटैक्स लोगों में ऐसे होते हैं और कब हमें ये समझना चाहिए कि अब हम बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में हैं? हार्ट अटैक यूजुअली जैसे मैंने लक्षण के बारे में बताया कि अगर लक्षण है जैसे कि सीने में दर्द हो रहा है, दर्द ऐसा कि कभी ऐसा लाइफ में नहीं हुआ, इस तरह का भी दर्द होता है। कभी-कभी बिल्कुल हल्के सा दर्द हो रहा है। ये दर्द जो है बाएँ हाथ में भी जा सकता है, गर्दन में भी जा सकता है, पेट के अपर पोर्शन में भी जा सकता है। तो ये यूजुअल प्रेज़ेंटेशन है, 80% केसेज़ में होता है। लेकिन रेस्ट 20% में कभी-कभी राइट साइड में भी पेन हो सकता है, बिल्कुल हल्का पेन होता है। बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील कर रहे हैं, पर्सपायरेशन होती है, पसीना छूट रहा है, ये भी हार्ट अटैक का लक्षण है। कभी-कभी साइकियाट्रिक सिम्पटम जैसा भी होने लगता है, एकाएक लोग का एब्नॉर्मल बिहेवियर हो गया या वीकनेस जैसा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वीकनेस फ़ील कर रहे हैं, ये सब भी हार्ट अटैक का लक्षण हो सकते हैं। या फिर बैठे-बैठे साँस फूल रहा है या साँस जैसे लेट रहे हैं, साँस फूलना और बढ़ जा रहा है, ये सब हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। तो अगर ये हो रहा है, तो इमीडिएटली डायग्नोसिस की ज़रूरत है। डायग्नोसिस के बाद इमीडिएटली ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, क्योंकि इसमें एवरी मिनट्स इम्पॉर्टेंट है। इसको हम लोग गोल्डन आवर कहते हैं। अगर शुरू के 2-3 घंटे में वो पहुँच जाए तो मिनिमम हार्ट का डैमेज होता है। लेकिन अगर मान लीजिए 6 घंटे के बाद पहुँच रहा है, जो अक्सर होता है, मैंने अपने करियर में देखा ही नहीं कि कोई मतलब समय पर पहुँच रहा है। 90% केसेज़ में इवन डॉक्टर्स भी लेट से पहुँचते हैं हॉस्पिटल और मैक्सिमम केसेज़ में वो उनका तर्क रहता है कि उनको गैस की शिकायत हो गई, पेट फूल रहा था, इनिशियली हम सोचे गैस है, अभी भी हो सकता है गैस हो, आप चेक कर लो। तो यूजुअली उनका स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि गैस है, फिर इससे सलाह ली, फिर उससे सलाह ली, जितना सलाह में टाइम बर्बाद करते हैं, उतना में हार्ट का टिश्यू डैमेज होते रहता है, वो रिकवर नहीं होता। तो शुरू का जो इम्पोर्टेंट आवर है, उसमें अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली रेफरल की ज़रूरत है और ट्रीटमेंट जितना जल्दी शुरू हो, उतना जल्दी ज़्यादा बेनिफिट है। और अगर डायग्नोसिस हो जाता है, तो इमीडिएटली जो बंद आर्टरी उसको खोलना, जो मैंने प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की बात की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी की है। अगर हम लोग टाइमली कर दें तो हार्ट के टिश्यू नहीं मरेंगे और भविष्य में भी उस इंसान को हार्ट की पंपिंग कम नहीं होगी, तो सांस-वाँस नहीं फूलेगा, बेहतर है फील करेंगे। तो जितना जल्दी करें उतना बेहतर है। जैसे कि सर आपने बताया कि अलग-अलग जगहों पर पेन होता है, जो सही बात है, बहुत से लोग इसे गैस की समझते हैं और इसे ऐसे ही टाल देते हैं। लेकिन अगर होम ट्रीटमेंट की बात करें, फर्स्ट एड की बात करें, जो पेशेंट पहले से हार्ट के पेशेंट हैं, उन्हें घर पे क्या ट्रीटमेंट रखना चाहिए जिससे वो तुरंत इसे फर्स्ट एड के तौर पे यूज़ कर सकें? हार्ट अटैक अगर हो रहा है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हार्ट अटैक जो है हार्ट के नस में थक्का जमने से होता है। नस के अंदर कोई थक्का जम गया और उसके बाद ब्लड सप्लाई बंद हो गई तो दर्द होने लगता है। तो अगर हम लोग जितना जल्दी खून पतला करने की दवा दें, उतना जल्दी आर्टरी खुलेगी और हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। तो एक हर घर में ये रहता है डिस्प्रिन टैबलेट, जी, जी। वो एंटीप्लेटलेट है, टाइम टेस्टेड है, लास्ट 150 साल से वो इफेक्टिव है। तो एक टैबलेट अगर चबा के खाया जाए तो इमीडिएटली जो अटैक का जो भयंकरता है उसमें कमी आ सकती है। हम लोग भी सबसे पहले वही दवाई देते हैं जब हॉस्पिटल पेशेंट आता है। लेकिन एक बात और समझने की है कि अगर ये गैस से हो रहा है या पेप्टिक अल्सर से हो रहा है, हमने उसको डिस्प्रिन दे दिया तो ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। तो बेहतर है कि ज़रा सा भी सस्पिशन हो तो बेहतर है ऐसी जगह पे जहाँ ईसीजी किया जा सके। ईसीजी के बाद डायग्नोसिस हो जाएगा, फिर तो ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। तो बेहतर है डायग्नोसिस करके फिर प्रोसीड करने का। और हार्ट अटैक की वजह से कभी-कभी हार्ट रुक जाता है, कार्डियक अरेस्ट जो जी। हमने बात की। तो वो उसमें रोल आता है लोगों का कि अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, हार्ट रुक जाता है, तो इमीडिएटली ज़मीन पे लिटा दें, ब्रेन का ब्लड सप्लाई मेंटेन करें और छाती को प्रेस करें, तो इसको कार्डियक मसाज कहते हैं। तो कार्डियक मसाज से उस लोग इंसान की जान बचाई जा सकती है। कितनी बार पंप किया जाना चाहिए? ये लगभग 60 से 70-75 बार तक पंप कर सकते हैं 1 मिनट में। जितना तेज़ पंप करेंगे, जितना इफ़ेक्टिव पंप करेंगे और कम से कम 2.5 सेंटीमीटर चेस्ट नीचे जाना चाहिए। जो लोअर बॉर्डर ऑफ स्टर्नम है, इस पे हाथ रख के और ये प्रेस किया जाता है
और ये अगर हार्ट रुका हुआ है, कार्डियक अरेस्ट में है, तो ये इससे फिर से वो रिकवर हो जाता है, प्लस हार्ट पंप करने लगता है, चूँकि हम प्रेस कर रहे हैं, तो ब्रेन का ब्लड सप्लाई मेंटेन होता है, तो उसके इंसान की मृत्यु होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हार्ट रुक जाता है, अगर उनका पल्स नहीं मिल रहा, अगर वो गिर गए या बिल्कुल रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है, तो बेहतर है उनको लिटा के इमीडिएटली कार्डियक मसाज शुरू करें। ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा हार्ट हार्ट अटैक के पेशेंट में अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज थैंक के यू। अंत में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।